चलो बेटा हम स्टार्ट करेंगे तब तक, ठीक है। चलो देखो, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वो रेजोल्यूशन वाला पार्ट फिर से थोड़ा बहुत समझाओ। हाँ बेटा रुक जाओ, चल रही है उस पे काम है ना, रुक जाओ। देखो तो मान लो बेटा आपके पास ये दो एक्सेस है ऐसे, इसको आपने एक्स एक्सेस मान लिया, इसको वाई एक्सेस मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ज्यादा डार्क हो गया सर। वो कल कपिल सर कह रहे थे इसमें कुछ मोड रखा था। आ गया आ गया आ गया, बस ठीक है। लेकिन वो आपने थोड़ा इसको ऊपर तक लिया उसको पूरा, वैसे अब ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब क्लियर आ गया ना बेटा, पीछे और थोड़ा। अब बोर्ड की सेटिंग कर लो बस, अब हो गई सेटिंग। चलो ठीक ठीक है, अब बेटा क्लियर है। हाँ बेटा चलो अब सही है, कोई दिक्कत। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, आपने कोई वेक्टर लिया था, हाँ जैसे कि ये एक वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बोला था बेटा आपको इसको रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व बोलो, प्रोजेक्शन बोलो, कंपोनेंट बोलो, एक ही बात है, यही था। हाँ सर सही है। इसके बाद बेटा आपको क्या करना होता था, अगर आपको याद है जब आपने प्रोजेक्शन निकाला था तो इससे आप क्या करते थे, परपेंडिकुलर गिराते थे। और अगर इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे तो इससे आप परपेंडिकुलर गिराते थे, इसके टिप से यहाँ तक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अगर ये वेक्टर को नाम दे दो आप ए, ठीक है बेटा, इस वेक्टर का नाम ए दिया तो ये ए एक्स कंपोनेंट होगा इसका, और ये ए वाई कंपोनेंट होगा। यहाँ वही होगा, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा बेटा उसके बाद आपने देखा था ये ए एक्स आता किसके बराबर था, वेक्टर, और जिसके ऊपर उसका यूनिट वेक्टर, जिसके ऊपर गिराते हो, जैसे प्रोजेक्शन मैंने एक्स एक्सिस पे गिरा, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है जे कैप, तो डॉट आई कैप। सिंपल सी बात है यार, ए एक्स किसके बराबर, ए डॉट आई कैप। अगर आपको सिमिलरली ए वाई देखना होगा तो आपने कहा था सर ए डॉट जे कैप। अब उस जब हमने प्रोजेक्शन किया था उस टाइम मैंने ए वेक्टर को बी वेक्टर पे गिराया था, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यहाँ बी वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए किया था, तो उस टाइम हम ए कैप, मतलब जैसे मैं ए वेक्टर डॉट करते थे बी कैप से, क्योंकि मैं उसका प्रोजेक्शन बी पे निकालता था। यहाँ पे मैं बेटा किस पे प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस की तरफ आपको पता है कौन सा यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई की तरफ कौन सा होता है जे कैप, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई कैप से डॉट करना है, यहाँ यूनिट वेक्टर जे से डॉट करना है। सिंपल सी बात है, क्या बढ़िया है इसमें, है ना। अब बेटा देखो, तो अब मान लो कल आपने बोला था सर मान लो ये थीटा है, चलो मान लिया कोई दिक्कत नहीं है सर ये थीटा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैं ए एक्स ऐसा लिख सकता हूं, आप ही बोलोगे ए, मतलब ए डॉट आई क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ए इंटू, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई दैट इज 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल, एंगल कितना है ए और आई के बीच में, ये ए वेक्टर ये आई कितना है, थीटा है, तो आप लिख सकते हो ए कॉस थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या ये बात सबको क्लियर है, ए कॉस थीटा। यस, क्या किया बेटा, ए डॉट आई को आपने खोला, जैसे डॉट प्रोडक्ट को फॉर्मूला लिखते हैं ना, ए बी साइन थीटा, वही किया, सॉरी ए बी कॉस थीटा, वही इसमें भी किया। ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहाँ पे 1 है, मतलब आई का, कॉस थीटा, इनके बीच में थीटा है, ठीक है बेटा। कॉस कैसे आया बेटा, कॉस आता है जब ए डॉट बी करते हो ना, तो ये होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है बेटा जी, कॉस वहां से आया। डॉट यहाँ पे ये डॉट है बेटा, डॉट को हटाओगे तो कॉस आएगा ना, ए बी कॉस थीटा, वही तो किया। ए इसका मैग्नीट्यूड 1 है इसलिए इंटू 1 आया, और इनके बीच में एंगल थीटा, तो कॉस थीटा लिख। अच्छा बेटा अगर किसी को ए वाई निकालना हो तो ए वाई कितना आएगा, ए डॉट जे, तो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ जे कितना 1, क्या मेरी बात क्लियर है, और कॉस ऑफ थीटा, इनके बीच में एंगल कितना है आई, ए और जे के बीच में, मतलब ए और वाई एक्सिस के बीच में एंगल ये है बेटा, ये है 90 माइनस थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ सर, तो ये आएगा 90 माइनस थीटा, ये मैंने कल बताया, मैं रिवाइज करा रहा हूं, क्लियर। तो ये कितना आया, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 90 माइनस थीटा
साइन थीटा, वेरी गुड। तो ये कितना आया, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो आपके दो कंपोनेंट आ गए, ए क्या, ए एक्स आ गए ए कॉस थीटा, ए वाई आ गए ए साइन थीटा, ठीक है। और यही मैंने आपको बोला था, ये आपको ज्यादा याद रखना है क्योंकि यहाँ पे ही आपको ज्यादा यूज करना पड़ेगा, ये ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे अब आपने सिंपली बात क्या याद रखी है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। क्या सिंपली आपने याद रखा बेटा जी, देखो क्या आपने क्या किया, मान लो यहाँ भी होती है, ठीक है, तो ये है। अब वेक्टर लिया आपने, मान लो ये वेक्टर है, ठीक है बेटा जी, मान लो बेटा ये थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने सिंपली याद रखा, अगर ये ए है, अगर ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कंपोनेंट मैं बोलूंगा, इसके कंपोनेंट निकालो। तो आप क्या करोगे, इसका एक कंपोनेंट इधर जो आएगा ना बेटा, ये वाला कंपोनेंट आप सीधे लिखोगे इसको ए कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो इस साइड आएगा वो आप लिखोगे ए साइन थीटा। मतलब जिसके साथ एंगल बनाएगा वो कॉस बनेगा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा वो साइन आएगा। ये याद रखो, अब ये याद रखो, वो तो देख लिया आपने कैसे आया पूरा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप ये याद रखो, अब जिसके साथ थीटा बनाएगा, मतलब जिसके साथ एंगल बनाएगा वो वाला कंपोनेंट कॉस का होता है, और जिसके साथ थीटा नहीं बनाएगा, मतलब देखो इसके साथ थीटा इसके साथ थीटा नहीं, ये वाला साइन कंपोनेंट बन जाएगा। वो तो आपने देख लिया कैसे आया, रटना नहीं है, पता तो है आपको कैसे आया, बट अब याद रखो। अब बेटा क्या करोगे, याद रखोगे इसका कंपोनेंट ए कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट ए साइन थीटा। मैं बोलूंगा अभी ये वेक्टर वही होता है बेटा प्रोजेक्शन, ठीक है, कंपोनेंट, प्रोजेक्शन, रिजोल्यूशन, जो भी मैंने पहले ही बोला, तीनों नाम में जो नाम आपको देना है दे दो। ए का मैं बोलूंगा कंपोनेंट निकालो अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप करोगे ए कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस ए साइन थीटा। और फिर बेटा आपको पता है इधर डायरेक्शन आई कैप होती है, इधर डायरेक्शन जे कैप होती है, मतलब अगर वेक्टर भी पूछेगा तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ज्यादा ए कॉस थीटा आपको पता होना चाहिए, ये आपको निकालना होगा। अब क्वेश्चन कर लो, चलो 5-6 क्वेश्चन कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो पहला क्वेश्चन, मान लो बेटा ये आपका वेक्टर है, ठीक है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है बेटा, मान लो इसका नाम दे दिया ए वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड है बेटा 5 न्यूटन हो मीटर हो जो भी है, मैंने 5 मान लिया, ठीक है। ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 5, और बेटा यहाँ पे एंगल है मान लो 37 डिग्री। ये एंगल आपको पता है, एंगल 37, ये 37 आपको पता है बेटा, cos 37 कितना होता है, cos 53, नहीं पता है, नो, यस राहुल को पता है। देखो बेटा जिसको नहीं पता वो यहाँ पे ध्यान दो, सुनो बात सुनो, ये एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, ये स्पेशल ट्रायंगल होता है जो हम बहुत यूज करते हैं, पता है ना बेटा, चलो जिसको नहीं पता बेटा वो देख लो, ठीक है। इसमें मान लो ये एंगल, इसमें साइड्स होते हैं, एक होता है 4-3-5, यहाँ 3-4-5 लिखो, 3-4-5, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बन जाता है बेटा, स्पेशल ट्रायंगल होता है, ये फिजिक्स में बहुत आपको यूज होएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक साइड 3 होता है, दूसरा 4 होता है, अगर आप दोनों को पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो उनका 5 आएगा, तो इसलिए इसको स्पेशल ट्रायंगल बोला जाता है 3-4-5। अब देखा गया इसमें ये वाला जो एंगल है ना, ये 53 डिग्री है, और ये वाला एंगल 37 डिग्री है। क्या मेरी बात क्लियर है, ये बात ये, हाँ बताया था। चलो ये तो आपको बेसिक मैथ्स में कराया हुआ है, तो फिर से मैं, चलो ठीक है बेटा, अब मैं इसको थोड़ा बहुत लिखूंगा यहाँ पे ऑनली। तो चलो ये 37, ये 53, अगर मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज cos 37, आप बोलोगे बेटा cos 37, ये याद हो जाएंगे आपको, बट अभी आपको याद रखने पड़ेंगे। cos 37 कितना आएगा बेटा, 4/5, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। देखो ये वाला एंगल जब आप देखोगे, इसका बेस ये, इसकी हाइपोटेन्यूज ये, तो 4/5 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा sin 37 तो कितना आएगा, sin 37 बेटा कितना आएगा, sin 37 कितना आएगा, चलो बेटा नहीं करवाए तो अब लिखो, करवा रहा हूं ना मैं। देखो एक ट्रायंगल है, इसके साइड्स होते हैं 3-4-5,
राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बेटा। और ये एंगल 53 होता है इसका, ये 37 है। अब मैं कुछ भी पूछूं, साइन 37, कॉस 37, साइन 53, कॉस 53, tan 53, कॉट 53, कुछ भी पूछूं आप निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। जैसे मैंने कॉस 37 पूछा तो ये एंगल है, इसके लिए बेस ये, हाइपोटेन्यूज ये, तो आपने लिखा 4/5, ठीक है। अब मैंने पूछा साइन 37 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5। अगर मैं पूछूं tan 37 तो कितना आएगा बेटा जी? tan 37 क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 3/4, ठीक है, ठीक है ना? हाँ सर सही है। तो ये आगे 37 वाले। अगर मैं 53 के पूछूंगा वो भी आप निकाल सकते हो। देखो साइन 53 कितना होगा? देखो साइन 53 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5। अगर मैं पूछूं बेटा cos 53, बताओ कितना आएगा cos 53 डिग्री? 53 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5। और अगर मैं पूछूंगा tan 53 तो कितना आएगा? परपेंडिकुलर बाय, दैट इज 4/3, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो बहुत यूज होंगे ये, तो फिजिक्स में यूज आएंगे बेटा, फिजिक्स में बहुत बार यूज आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अभी दिया 37 एंगल, ठीक है। तो ये आपको याद ही हो जाएंगे बाद में, बट अभी भी आपको याद रखो, जब जब क्वेश्चन आएगा तो ये ट्रायंगल जल्दी जल्दी बनाया करो। अगर आपको दिक्कत होगी थोड़ी दिनों के लिए, फिर आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो आपने देख लिया कि ये एक ट्रायंगल है, इसको हमने ऐसे लिखा। चलो इसको थोड़ा बहुत इसको शॉर्ट करके, यहाँ पे रखो, ठीक है। ये हमें काम आएगा और आपको भी लिखना, ठीक है। क्वेश्चन अब यहाँ पे पूछूं। चलो आ जाओ, आप क्वेश्चन पे आ जाओ। मान लो पहला क्वेश्चन है बेटा, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था वही वापस है। ये कितना है? ए वेक्टर बोला था मैंने, इसका मैग्नीट्यूड 5 है। मैंने ये एंगल 37। बताओ बेटा, मैं बोलूंगा इस वेक्टर के कंपोनेंट निकालो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकालो जल्दी बेटा। वेक्टर ए के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकालो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हो आप? हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे बेटा? अगर आपको ए एक्स निकालना है तो आपको देखना है एंगल किसके साथ बना रहा है। देखो एक्स के साथ एंगल बना रहा है तो आप लिखोगे ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा कितना? 37। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। कॉस 37 का वैल्यू बताओ। cos 37 का वैल्यू बताओ बेटा। देखो cos 37 4/5 मतलब आपका 4 आंसर आ जाएगा। ए एक्स को कंपोनेंट ऑफ ए, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस इज 4। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां कंपोनेंट बोलो आप, ठीक है। 3 4 5 ट्रायंगल में पुट क्यों करोगे बेटा? ये मैंने बोला ये स्पेशल ट्रायंगल होता है। ये साइड 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ओके, ये आपने निकाला ए एक्स, ये आपने क्या निकाला? ए एक्स। अगर मैं पूछूं बेटा तो ये वाला कंपोनेंट आपने इसका निकाल दिया, ये वाला। अगर मैं बोलूंगा ये वाला कंपोनेंट निकालो, ये वाला, तो कितना आएगा बेटा? ए वाई कितना आएगा बेटा? मैंने बोला जिसके साथ एंगल वो होता है कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं वो होगा साइन। तो आप लिखोगे ए साइन 37। ए का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 5। साइन 37 का वैल्यू देख लो 3/5, ठीक है बेटा जी। तो ये आ गया 3, ये आ गया 3। क्या मेरी बात क्लियर है? अब अगर इसको मैं बोलूंगा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। मानो मैंने आपको दिया, मैंने आपको बोला आपके पास एक वेक्टर है 5, उसका मैग्नीट्यूड है और वो 37 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। मैं बोलूंगा इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखो। तो आपने अब इसको कंपोनेंट फॉर्म मतलब आई कैप जे कैप के कैप में लिखना है, ठीक है बेटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? वेक्टर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। क्या ऐसे लिख सकता हूँ बेटा जी? हाँ या ना लिखो। क्या मैं इसको 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप लिख सकता हूं? यस सर, क्योंकि मुझे पता है बेटा 4 इसके डायरेक्शन में है। मैंने आपको बोला था ये जो प्रोजेक्शन लेंथ है, इसको अगर आपको डायरेक्शन देनी है तो आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। सिंपली यूनिट वेक्टर, उसको मल्टीप्लाई करो, यूनिट वेक्टर दे दिया तो आंसर आ जाएगा। तो 4 इसको आई कैप दे दिया और इधर कितना आया था? 3, उसको जे कैप दिया, बस बन गया 4। अब देखो 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 बेटा, अगर इसको आप वापस मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, आपका आंसर सेम आना चाहिए, 5 आएगा आंसर सेम, क्योंकि आपने इसी वेक्टर को रिजोल्व कर लिया। और अगर वापस जो वेक्टर इससे बना ना, इस वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड यही आएगा। देखो मैग्नीट्यूड निकालो ए का,
याद है ना कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब इसका कितना है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना हुआ √25, मतलब वापस 5 आ गया, मैग्नीट्यूड आना ही था, मैग्नीट्यूड वापस वही आना था बेटा। क्यों आना था? क्योंकि बेटा आपने इसी वेक्टर को रिजोल्व कर लिया, इस वेक्टर को आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया। अगर अब वापस आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो वही आए, क्योंकि ये तो एक्चुअल में यही वेक्टर था ना, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। तो यही होता है रिजोल्व करना वेक्टर को। ठीक है बेटा। बेटा अब वो जो फॉर्मूला है ना वो आप नहीं लगाओगे, आप अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बेटा कल वो लगाई ना आपने, तो आपको पता है इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल 90 है। बेटा फॉर्मूला वही है, बट उससे हमें यही तो आया था कल, अगर तुझे याद होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आया था, अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, प्लस आया था 2ab cos 90, वो तो जीरो आया था बेटा, इतना ही आया था ना वैभव, बेटा यही आया था ना। तो वही तो मैंने किया, ए एक्स का स्क्वायर किया, ए एक्स कितना है 4, ए वाई कितना है 3, इसका स्क्वायर किया सीधे। क्या मेरी बात क्लियर है अब? ठीक है, पिछली स्लाइड पे कुछ नहीं है बेटा, पिछली स्लाइड में क्या है, इसमें क्या करा है, कुछ नहीं करा है इसमें, ये तो कल किया हुआ है। बस मैंने ये बोला जिसके साथ थीटा बनाएगा वो वाला कंपोनेंट कॉस, जिसके साथ थीटा नहीं वो वाला साइन, बस ये चीज है। ठीक है, चलो ये बात तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ सर ठीक है, चलो बेटा और 2-3 क्वेश्चन करो, आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। मान लो आपके पास अब और एक क्वेश्चन है, ये वेक्टर है बेटा आपका, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 10√2 है, कितना है 10√2, ये एंगल बेटा 45 डिग्री है। इसके कंपोनेंट कर लो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट बताओ जल्दी, क्या आएगा, जल्दी जल्दी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट एंड द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। ये वेक्टर ए मान लो और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको 10√2, 10 आएगा हॉरिजॉन्टल, वेरी गुड, और वर्टिकल, वर्टिकल बेटा ये वाला कंपोनेंट आपने निकाला 10 आ गया, ये वाला 10, वेरी गुड, दोनों सही है, 10 आ गया, वेरी गुड। चाय में नहीं पीऊं। चलो बेटा, तो आपने क्या किया होगा, इसका ए एक्स अगर आप निकालोगे तो आप लिखोगे सीधे ए कॉस थीटा, क्योंकि बेटा थीटा इसी के साथ है, इसलिए मैंने ए कॉस थीटा किया। ठीक है, तो ये आएगा ए का मैग्नीट्यूड कितना बेटा, ए का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है 10√2 कॉस ऑफ 45, कॉस ऑफ 45 कितना होता है, कॉस 45 का वैल्यू, आप बोलोगे कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, वेरी गुड, तो 10√2 इंटू 1/√2, √2 कैंसिल हो गया, तो 10 आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अब वर्टिकल निकालो बेटा, ए वाई निकालो, ए वाई, तो क्योंकि एंगल तो इसके साथ है, ये वाला क्या कंपोनेंट होगा, ए साइन थीटा, कौन सा होगा बेटा, ए साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड कितना, ए का मैग्नीट्यूड कितना 10√2 और साइन ऑफ 45, क्या मेरी बात क्लियर है, साइन ऑफ 45, अच्छा कितना हुआ 10√2 साइन 45 का 1/√2, √2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 10, तो दोनों में 10 आ गया। अच्छा बेटा इसको आप वेक्टर में लिख सकते हो, इसको आप वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाँ सर क्यों नहीं, क्या लिख सकते हो 10i कैप प्लस 10j कैप, दिस इज योर आंसर। और अगर बेटा आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे वापस मैग्नीट्यूड कितना आएगा 10√2, क्योंकि आपने इसी को रिजोल्व कर लिया। ठीक है, अभी तक हम जोड़ रहे हैं, अब हम रिजोल्व कर रहे हैं, हम वेक्टर को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं, क्या मेरी बात क्लियर है? तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया, आपने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट लिखा और फाइनली आपने वेक्टर को इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में तोड़ दिया और आपको फाइनली आई कैप जे कैप कंपोनेंट फॉर्म में आपने इसको लिख लिया। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करो, क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा बेटा चलो अब मैं ये यहाँ पे चेंज करूंगा, ये आपका थीटा है मान लो बेटा 37 डिग्री और ये है 10, ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड है वेक्टर का 10, वेक्टर मान लो ए है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है और आपको ये एंगल 37 दे रखा है, आपको पूछ रहा है रिप्रेजेंट दिस वेक्टर इन, रिप्रेजेंट लास्ट स्टेप ये वाला बेटा,
ये a इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप कैसे लिखा बेटा? देखो, आपने पहले ये निकाला, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट जब आपने निकाला तो ये आ गया आपका 10, ठीक है। कि अगर मैं इसको अब डायरेक्शन दे दूंगा, मैंने कल भी बोला था बेटा आपको, अगर आप डायरेक्शन हुआ, आप जिस पे ये निकाला उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करो, तो आप लिख सकते, अगर डायरेक्शन आप दे दिया तो ये वेक्टर बनेगा, तो 10 आई क्या पाएगा। देखो बेटा इधर है ना, अब अगर इसका देखोगे, सिमिलरली इसका आएगा इधर 10, फिर अगर इसको देखोगे कौन सा यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, जे कैप से, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ठीक है। ओके बेटा, तो यहां पे ये क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड 10 है और 37 डिग्री बना रहा है वाई एक्सिस के साथ। ध्यान देना, अब कंपोनेंट निकालो इसके और इसको लिखो इन कंपोनेंट फॉर्म में। इस वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखो बेटा, राइट दिस वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। लिख सकते हो क्या? देखो बेटा कैसे करेंगे, पहले मैं ए एक्स निकालूंगा। ए एक्स क्या आएगा, ए कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे क्या तुम बोलोगे, ए कॉस थीटा आएगा, ए साइन थीटा। ए एक्स क्या आएगा बेटा, ए साइन थीटा। वेरी गुड, क्योंकि जिसके साथ एंगल वो कॉस कंपोनेंट होता है, जिसके साथ एंगल नहीं वो कौन सा होता है, साइन। तो ये वाला कंपोनेंट अभी आएगा ए साइन थीटा। वेरी गुड, बस इतना ही है इसमें। ए कितना बेटा 10, साइन ऑफ 37 डिग्री, तो साइन 37 का कितना वैल्यू 3/5, तो ये आ गया 6। क्या मेरी बात क्लियर है? ये कंपोनेंट 6 आया। अच्छा ए वाई वर्टिकल कंपोनेंट निकालो बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा आपने लिखा ए कॉस ऑफ थीटा, ए कितना बेटा 10, कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना, थीटा कितना 37, कॉस 37 का वैल्यू 4/5, दैट इज 4/5, 5 2 दैट इज 8, तो आपका 8 एक कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ये आया, ए वाई इतना आया। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे वेक्टर ए को, बताओ कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे बेटा जी? 8, अरे गलत कर रहा है, एक्स को 6 आई कैप आएगा बेटा। हाँ वेरी गुड, फाइनली यू आर राइट बेटा, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। डायरेक्शन देनी है फिर, बस ये ज्यादा नहीं आएगा, बस आपको कंपोनेंट आने चाहिए, ये तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है इधर एक कंपोनेंट आया, इधर एक कंपोनेंट आया, अब कंपोनेंट ने निकाला, डायरेक्शन दे दिया आई की, मतलब आई है, आई कैप यहाँ पे जे कैप है। अब यहाँ पे कंपोनेंट कितना है, ए एक्स दैट इज 6, तो 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। अगर बेटा आप वापस इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, वो वापस कितना आएगा 10 आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? निकालो मैग्नीट्यूड इसका। अगर मैग्नीट्यूड आप निकालोगे वेक्टर ए का, तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64। बेटा ये वही फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बट यहाँ पे थीटा 90 है। अब याद रखो बेटा, यहाँ पे सीधे ये कंपोनेंट, जब आई कैप जे कैप के कैप में आपका वेक्टर होगा ना बेटा, उस टाइम सीधे उसका जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इनका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सीधे करो, याद रखो अब, ठीक है तो ये वैसे ही, अगर आप देखोगे ना कल जो मैंने कराया, आया तो वहीं से, बट अब रिजल्ट डायरेक्ट याद रखो, बार बार थोड़ी देखोगे आप। ये तो पता है हमें आई और जे परपेंडिकुलर है, अब बार बार क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो कितना आया 100 मतलब 10, तो वापस 10 ही आना था क्योंकि आपने रिजॉल्व उसी को किया। ठीक है सर बढ़िया, सिंपल है, सिंपल लगेगा क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना आपको सिंपल लगेगा। ठीक है बेटा जी, देखो और एक क्वेश्चन करो। ये आपका वेक्टर, मान लो वेक्टर है 20, ठीक है, न्यूटन जो भी है 20, और यहाँ पे एंगल है आपका 53 डिग्री। ठीक है बेटा जी, बताओ कंपोनेंट्स निकालो बेटा, कंपोनेंट्स निकालो। राइट दिस वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, राइट दिस वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, राइट दिस वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, राइट दिस वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में लिखो बेटा इसको, मतलब आई कैप जे कैप के कैप में। ए एक्स 16 आया, चलो बढ़िया है, ए एक्स 16, ए एक्स 12, 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। अंजलि बेटा गलत कर लिया, डायरेक्शन देख लो, इस तरफ प्लस आई हो, इस तरफ अगर आई कैप है, इस तरफ माइनस आई कैप है, इस तरफ अगर जे कैप है, इस तरफ माइनस जे कैप है। कल भी बताया मैंने, ये ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ माइनस आई तो नहीं है। डायरेक्शन अगर आपने बेटा ऐसे दे दी तो माइनस आई,
बेटा हाँ हाँ, कोई कह रहा है सर अगर ये 53 में अगर ये 37 ले लूंगा, ले लो बेटा, आंसर दोनों में सेम आएंगे, ऐसा कोई नहीं। कोई कहता है सर मैं 53 की जगह ये वाला एंगल ले लूंगा 37, बेटा सेम आएगा आंसर, कोई चेंज नहीं होगा, जैसे आपकी मर्जी है। चलो अब हम ऐसे ही करेंगे 53 से। तो बेटा अगर आप ये वाला कंपोनेंट है इसका ए एक्स नाम दे देंगे और इसका ए वाई, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ए एक्स, बताओ ए कॉस थीटा आएगा कि ए साइन थीटा? ए कॉस थीटा की ए साइन थीटा? ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, जिसके साथ थीटा वो कॉस कंपोनेंट, वेरी गुड, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। ए कितना बेटा दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20 और कॉस 37 कॉस 53 सॉरी कॉस 53 कितना होता है कॉस 53 का वैल्यू? आप बोलोगे बेटा जी, तो 12 आ गया, कितना आया 12, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और अगर आपको वर्टिकल ए वाई निकालना है तो कितना आएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, क्योंकि उसके साथ एंगल नहीं बना रहा है, 53 वाला इसके साथ एंगल बना रहा है, तो कितना आएगा 20 साइन 53, तो कितना आएगा 20 साइन 53 का वैल्यू 4/5, 4 तो 16 आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? सबका यही आंसर आया था 12 और 16। क्या cos 53 कैसे बेटा? जिसके साथ एंगल उसका कॉस ले रहे हैं यार, ये है तो एक्स ए एक्स कंपोनेंट निकालने हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ये हो गया ना, तो एंगल तो ए कॉस, कॉस किसके साथ आया? जिसके साथ एंगल बनाता है, और जिसके साथ नहीं बनाता है वो साइन वाला कंपोनेंट। cos 53 क्या कह रही है नेहा? cos 53 कैसे? बिकॉज 53 ही तो एंगल है। निकालते कैसे? अभी जो मैंने ट्रायंगल बनाया है उसी से तो निकाल रहे हैं बेटा। 53 मैंने सारे लिखे हैं, देख लो, अभी मैंने बनाया जो ट्रायंगल, स्पेशल ट्रायंगल 3 4 5 वाला। ओके, तो कितना, अगर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं वेक्टर ए को, तो क्या आएगा? देखो ध्यान देना है यहाँ पे 12, बट बेटा ये माइनस आई में, हाँ बेटा ये इस साइड है, कोई दिक्कत नहीं, कंपोनेंट आप निकालो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेटा इसकी प्रोजेक्शन नहीं निकाल सकते इस पे और इस पे, क्या दिक्कत है? कहीं पे भी वेक्टर रखो, इधर भी रख सकता हूँ, इसके बाद में क्वेश्चन ले लूंगा उसके मैं इधर रखूंगा, मैं इधर रखूंगा। आप ऑब्वियसली फिर देखो, अगर आपने यहाँ पे इसकी ये देखो ये वेक्टर है, इसके प्रोजेक्शन इधर और इधर, फिर इसको आपको डायरेक्शन देनी है तो ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन ही तो दोगे, मतलब ये तो जे कैप ही है, ये माइनस आई कैप है, ठीक है। तो क्या आएगा 12 मतलब -12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। क्या मेरी बात क्लियर है? माइनस क्यों लिया? माइनस का मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। ओके बेटा, वेरी गुड। चलो और क्वेश्चन करो। ये मान लो 37 है और ये मान लो 20 है। क्या आप कर सकते हो इसके ये वेक्टर ए है, क्या इस वेक्टर ए को आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो? निकालो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट इसका, बताओ जल्दी, आप ही बताओगे, आप ही बोलोगे बेटा। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट बताओ जल्दी। 12 एंड 12। चलो तो ए एक्स अगर आपने देखा होगा तो वो क्या बनेगा बेटा? ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, क्योंकि ए जिसके साथ एंगल, तो अगर जिसके साथ एंगल है तो वो कॉस आता है, तो ए कॉस थीटा। तो ए कितना बेटा? 20 कॉस ऑफ 37, कॉस ऑफ 37, तो कितना होगा 20 कॉस 37 कितना है 4/5, तो 20 आ गया, 16 आ गया, सॉरी 16 आ गया, ठीक है। 16 ही आया था, हाँ। ए वाई निकालो, वट ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, निकाला वर्टिकल कंपोनेंट है। बेटा कोई भी एंगल होगा, एंगल तो वही देगा जो आपको पता है, 45 दे सकता है, 60 दे सकता है, 30 दे सकता है, बट ये हमें इजी होते हैं फिजिक्स में हम ज्यादा, क्योंकि इनसे कैलकुलेशन इजी होती है। ओके ठीक है, तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा, तो ए कितना 20 साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना बेटा जी 37, साइन 37 कितना होता है 3/5, तो 5 4 तो 12 आ गया, ठीक है। तो वेक्टर बेटा गलत कर रहे हो फिर भी देखो, हाँ वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड बेटा। इधर तो प्लस आई कैप आ जाएगा ये वाला कंपोनेंट, नो प्रॉब्लम, बट ये आएगा माइनस जे कैप, ध्यान देना, क्योंकि प्लस जे कैप ऊपर माइनस जे कैप नीचे। तो अगर इस वेक्टर को आपको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा तो आप लिखोगे 16 आई कैप, 16 आई कैप -12 जे कैप। क्या मेरी बात क्लियर है?
वेरी गुड यश बेटा, वेरी गुड, क्लियर है। 16 आई कैप माइनस 12 जे कैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप वापस इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे आपका यही आंसर आने वाला है। तो आपने ये सीखा, अभी तक तो आप ऐड करते थे, दो वेक्टर को आप ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। अब रिजॉल्व में क्या कर रहे हो, आप वेक्टर को ही तोड़ रहे हो। वेक्टर को क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हो। मतलब ये वेक्टर है, इसका हॉरिजॉन्टल कितना इंपैक्ट आएगा, इफेक्ट आएगा, और कितना वर्टिकल इफेक्ट आएगा वो आप निकाल रहे हो। ठीक है सर, नेगेटिव वाला समझ नहीं आया। नेगेटिव वाला बेटा देखो, अब ये वेक्टर की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा ना। अगर आपको दिया गया है कि 20 न्यूटन आपका, मान लो ये न्यूटन है, 20 न्यूटन फोर्स आपका लग रहा है, वो एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है टुवर्ड्स दिस, ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आपको ऑब्वियसली पता चलेगा इधर फोर्स लग रहा है ना, नीचे की तरफ। अब अगर इधर फोर्स लगेगा तो इसका इफेक्ट इधर और इधर आएगा, ऐसा नहीं है ना कि ऊपर की तरफ कोई इफेक्ट आएगा इसका। ये डायरेक्शन का भी मतलब होता है बेटा, ये डायरेक्शन किधर है इसकी। ठीक है, मैंने आपको बोला जब आप रिजॉल्व कर रहे थे ना, मैंने बोला था वेक्टर के टिप से आपको परपेंडिकुलर गिराना है, जब आप प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, और एक क्वेश्चन कर लो, लास्ट वाला। ये आपका 30 न्यूटन है। चलो आप कह रहे हो सब और भी एंगल ले लो, 30 डिग्री, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। बताओ बेटा कंपोनेंट निकालो, राइट डाउन दिस वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। आपका 30 न्यूटन, चलो 30 न्यूटन फोर्स आपको लग रहा है, वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है किसके साथ, वर्टिकल एक्सिस के साथ। ठीक है, तो आपको इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे बताओ, पहले आप निकालोगे ए एक्स क्या आएगा, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, यहाँ पे एक्स मतलब ये वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा, वेरी गुड, ए साइन थीटा। ए साइन थीटा इसलिए क्योंकि एंगल इस बार इसके साथ बन रहा है, ये ध्यान देनी होगी। जिसके साथ एंगल वो कास कंपोनेंट है, जिसके साथ एंगल नहीं वो साइन कंपोनेंट। तो ये आएगा ए कितना है बेटा, ए कितना है 30 न्यूटन इंटू साइन 30, साइन 30। ठीक है बेटा, ये वेक्टर ए है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 30 साइन 30 1/2, मतलब आपका 15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। अब अगर आपको ए वाई निकालना होगा तो आप लिखोगे ए कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि यहाँ पे कॉस यही आएगा क्योंकि एंगल बेटा इसी एक्सिस के साथ बन रहा है। ठीक है, तो ये आएगा 330 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो मतलब 15√3। क्या इसको बेटा आप एक्स और आई और जे कैप में लिख सकते हो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो आपने इसको लिखा किसमें, ये आ गया आपका एक्स में कितना है, एक्स में कितना है 15 -15 आई कैप, क्योंकि इधर माइनस आई होता है और इधर माइनस जे होता है, तो लिखोगे -15√3 जे कैप। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा, एग्जाम में नहीं आएगा बट क्वेश्चनों में तो डेफिनेटली आएगा, एग्जामों में भी आते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, बट बहुत बार यूज होता है ये कंपोनेंट निकालना, इसलिए मैंने इतने क्वेश्चन कराए आपको। ओके बेटा, ये क्लियर हो गया आपको कि अगर आपको मैं, बट ये प्लेन की बात चल रही है अभी, हमने वही पढ़ा है, हमने अभी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन ही पढ़ा। ये प्लेन है, ऑन प्लेन सारे वेक्टर है, इनको अगर आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ना है, और आप इजीली तोड़ सकते हो, एक का कॉस कंपोनेंट आएगा और जिसके साथ एंगल नहीं उसका साइन कंपोनेंट आएगा, और वो दोनों कंपोनेंट जब निकालोगे उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। जैसे अगर वेक्टर इधर दे रखा है तो आई कैप जे कैप आएगा, अगर वेक्टर इधर आई कैप सॉरी जे कैप और माइनस आई कैप आएगा, अगर इधर आएगा तो मैंने चारों कोऑर्डिनेट में, चारों क्वाड्रेंट में आपको वेक्टर रख के करा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, अगर मैंने आपको बोला बेटा कोई भी वेक्टर अगर ऐसे है कंपोनेंट फॉर्म में है आपके पास, जैसे वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है बेटा जी, अगर ऐसा आपके पास कोई वेक्टर है तो आपको मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट मैग्नीट्यूड आता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हुआ 5। क्या मेरी बात क्लियर है, मैग्नीट्यूड सीधे निकाल सकते हो बेटा आप।
कुछ नहीं करना, क्योंकि आई और जे कैप परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। आई कैप का मतलब along x एक्सिस, जे कैप का मतलब along y एक्सिस। तो आप ये भी समझ सकते हो, इसका मतलब है, मान लो मैं लिखूंगा इस वेक्टर को ऐसे बेटा, अगर मैं ऐसे लिखूंगा इसका ऐसे, ये आपके पास फोर्स है, तो इसका मतलब क्या ही हुआ, आपका फोर्स है उसका 3 न्यूटन x में लग रहा है और 4 न्यूटन किधर लग रहा है, y में। क्या मेरी बात क्लियर है? यही तो मतलब होता है इसका, 3 न्यूटन आई की तरफ लग रहा है और 4 न्यूटन और वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपको सीधे उनका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो ऐसे करना है। जैसे मैं और एक क्वेश्चन दे दूंगा, क्वेश्चन लिखो और एक, मान लो आपके पास वेक्टर बी है बेटा 4i कैप प्लस 8j कैप। बताओ बेटा जी इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ। सीधे अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 16 प्लस 64, जितना भी आएगा फिर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। और अच्छा, कोई पूछ रहा है सर अगर ऐसे होगा, ए अगर होगा 3i कैप माइनस 4j कैप, फिर भी बेटा मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीधे लिखोगे अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वो भी आएगा 5। ठीक है, क्यों मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर है, अगर आप -4 भी रखोगे उसका स्क्वायर करोगे तो वो तो वैसे ही क्या हो जाएगा। यस बेटा वही करना है, अगर आपको कंपोनेंट दे रखे हैं, आप उनका मैग्नीट्यूड सीधे रूट करके उनके सीधे स्क्वायर कर लो कंपोनेंट का। ये कल लिखाया हुआ है, बट आप उस चीज को अच्छी तरह से जानते नहीं हो कि क्या लिखा हुआ है। जब मैंने ऐसे लिखा था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, वहां पे हमने प्रूव कर लिया था ये कल जब हमने रेजोल्यूशन पढ़ा था। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं, क्वेश्चन उसे तो फिर अंडरस्टैंड होता ही है। अब जैसे अभी आपको हो गया, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट निकालने में। आपने ये ध्यान दिया है, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है हमें बस ये ध्यान देना है कि एंगल किसके साथ बनाता है, जिसके साथ एंगल बेटा उसका क्या कंपोनेंट लोगे आप, कॉस वाला, और जिसके साथ एंगल नहीं उसका क्या लोगे, साइन। दिव्यांश, हाँ बेटा आ रही, अभी ये वाली मैसेज आ गई। ठीक है बेटा, मॉड्यूल में टफ नहीं होते हैं, आप अब कर लो ना, एक बार ट्राई कर लो, वो यही क्वेश्चन मिलेंगे, कंसेप्ट तो इतने ही होते हैं। क्या कह रहा है, एक सेकंड रुक जा, मैं पढ़ रहा हूँ। बेटा आई कैप और जे कैप की बगैर और कोई सिंबल हम वेक्टर में यूज नहीं करते, ऐसा कोई सिंबल नहीं आएगी आपको, यहाँ तो ए कैप आएगा, बी कैप आएगा, सी कैप आएगा, बट ऐसे हम आई कैप, जे कैप, के कैप यही है, और यही आपको नोटेशन याद रखनी, आपको और कोई सिंबल नहीं आएगा। ठीक है, अरे आ जाएगा बेटा, तुम क्यों इतना सीरियस हो जाते हो, है ना, मैं कह रहा हूँ ना आ जाएगा पूरा, चैप्टर होने दो, बुकलेट डिस्कस होने दो, फिर बता दो सर ये क्वेश्चन नहीं हुए हमसे। ठीक है, धीरे धीरे आता है, आप इतने जल्दी नहीं होता है ना, इतना आसान भी नहीं होता है पढ़ना, वो भी फिजिक्स है ना बेटा, इसको टाइम लग मांगता है, ये फिजिक्स है ना, प्रैक्टिस। मैं करा दूंगा बेटा, मैं एक क्वेश्चन भी नहीं रखूंगा ऐसे जो मैं नहीं कराऊंगा, मैं पूरी मॉड्यूल डिस्कस कराऊंगा, लेकिन आप जितना खुद प्रैक्टिस करोगे वो बेस्ट है। इसलिए मैं आपको 10-10 क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप उनको करो, चाहे गलत ही करो बट करो, ताकि आप एक बार देख लोगे ना कि क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, फिर कब करना, करने तो आपको ही ये क्वेश्चन सारे। ठीक है, एग्जाम में हमेशा आपको क्वेश्चन जो मिलेगा वो नया मिलेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से उठा के दे दिया, तो उसको आपको खुद करना है ना। फिजिक्स बेटा बहुत इजीली समझ नहीं आती है, बट अगर आप इसको अच्छी तरह से करोगे ना, पढ़ोगे, कंसेप्ट बनाओगे, फिर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। चलो ठीक है, ये फिजिक्स है बेटा, है ना, फिजिक्स है ये। ओके चलो देखो, अब हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, ऑलमोस्ट हमारा बेटा आज ऑलमोस्ट हो ही जाएगा, है ना,
ये वैसे लास्ट टॉपिक है, बट जो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है ना अभी तक, वो सारा हमें फिर कंपोनेंट फॉर्म में भी पढ़ना है। मतलब हम कंपोनेंट निकालेंगे आज एक्स वाई और जेड में, तीनों कंपोनेंट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम उन क्वेश्चनों को भी, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी दिखेंगे कि कंपोनेंट फॉर्म में कैसे किया जाता है। एक लेक्चर और लगेगा। ठीक है, चलो अब देखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। ठीक है, देखो कल तो आपने देखा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन, वो तो सीधे था, उसमें कोई दिक्कत वाली, बेटा वाइड डिवीजन इज नॉट परमिसिबल, ये आप मुझे बता दो। ठीक है, आप कहीं से भी ढूंढ के ले आना, फिर मेरे को बता देना। अंजलि बेटा, ये अभी आपका क्वेश्चन है क्या टॉपिक के रिलेटेड? ठीक है, चलो देखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस। कल आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑन प्लेन किया था, उसमें आपको दिक्कत नहीं हुई थी समझने में। क्यों नहीं हुई थी दिक्कत? क्योंकि प्लेन की बात हो रही थी, वो प्लेन का वेक्टर मैं इजीली यहाँ पे बना पाया। मैंने ऐसे बनाया वेक्टर और एक एक्स बना लिया, एक वाई वाई, क्योंकि 2D में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट ये 3D है। अब क्या है बेटा? 3D। और पहले आपको इसमें इमेजिन करना पड़ेगा कुछ चीज, है ना। जैसे एक्स वाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो जेड एक्सिस होती है वो बाहर की तरफ होती है ना। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ 3D इज, 3D बेटा जैसे, अरे ये क्या है अभी जिसपे आप दो एक्सिस बना सकते हो, वो प्लेन हो गए। जैसे एक्स और वाई एक्सिस, ये प्लेन हो गए, प्लेनर बॉडी। और 3D हो गए जब बाहर भी आ जाओगे बेटा, एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों 3D, 3 डायमेंशन बोलते हैं इसको, 3 डायमेंशन, एक्स वाई और जेड, जेड बाहर की तरफ जो स्पेस होती है ना बेटा, वो 3D मान लो। ठीक है, चलो जैसे अपना ये रूम है, एक्स, इसमें 3 होती हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ठीक है, वैसे इसको ज्यादा समझाने के लिए ना ऑफलाइन क्लास होना चाहिए, यहाँ पे आप इजीली समझते कि एक्स एक्सिस कौन है, वाई कौन है, जेड कौन। चलो कोई ना, फिर भी आप समझोगे। देखो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखो बेटा, समझना बात को बेटा अच्छी तरह से। ठीक है, आप भी बना लो बेटा, ये इसको मैं एक्स मान लूंगा, इसको वाई और इसको जेड। ठीक है, समझ आया कैसे है? ये सबको समझ आया एक्स वाई जेड कैसे है? यस, ये बेटा वही है, मतलब है ना, क्यूबाइड जो होता है पता है ना, एक्स वाई और बाहर भी होता है वो, मतलब ये ऐसे रखा हुआ है क्यूब। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है क्यूबाइड जो है, मतलब जैसे, चलो ठीक है, ठीक है, हाँ वो तो एज वगैरह जो भी है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो मान लो ये वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर कोई है, इसको मैं आर से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट किया? आर से। बट ये वेक्टर पता है कैसे है? हाँ बेटा, कल का 2D था, वो तो 2D था, वो तो प्लेन में था, वो तो ऑनली ऐसे थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और उसी पे, मतलब बोर्ड पे ही था वो, है ना। ये 3D में है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा बेटा एक बात सुनो, ये वेक्टर जो अभी है ना, ये वेक्टर आपको लग रहा है ये प्लेन पे है, मतलब आपको लग रहा है ये ऐसे है ना, मतलब बोर्ड पे, बट बोर्ड पे नहीं है ये बेटा ऐसे है वेक्टर। देखो ये ऐसे वेक्टर दिख रहा है वेक्टर, या ऐसे, देखो दिख रहा है बेटा वेक्टर आपको, मतलब वेक्टर प्लेन से ऐसे है बाहर। बेटा समझो, मैं कह रहा हूं ये समझना है आपको, 3D आपको इमेजिन करना पड़ेगा। क्या है ये वेक्टर? ये वेक्टर इस प्लेन पे नहीं है, बाहर है, ये ऐसे वेक्टर है,
मतलब ये ऐसे वेक्टर है, ये रहा वेक्टर, दिखा वेक्टर मार्कर बेटा, मार्कर दिखा, ठीक है। अरे मतलब ये क्यूब है बेटा, क्यूब के अंदर बाहर की थोड़ा बहुत इधर की तरफ है, पूरा प्लेन पे नहीं है एक ही तरफ, आ गया समझ, ठीक है बेटा, ठीक है, चलो वेरी गुड। अच्छा मान लो बेटा इस आर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे जो है वो आर एक्स है, और जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन है वो आर वाई है, और जो जेड पे है वो आर जेड है, मैंने मान लिया। सो व्हाट इज आर एक्स? प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज आर वाई? प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज आर जेड? प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन जेड एक्सिस, क्या इसमें किसी को दिक्कत है? प्रोजेक्शन जैसे मैंने कल के वेक्टर को, जो कल का वेक्टर था उसमें मैंने निकाला था प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, बट यहाँ पे और एक ऐड हो गया जेड एक्सिस। ओके वेरी गुड, ये क्लियर है। तो आर एक्स इज द प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन जेड एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, यहाँ तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा बेटा आर एक्स को ऐसे लिख सकता हूं मैं, आप बोलोगे आर डॉट आई कैप, वेक्टर और जिस पे गिराओगे उसका डॉट करना होता है उसके यूनिट वेक्टर से, यस। क्या बेटा आर वाई को मैं आर डॉट जे कैप लिख सकता हूं? ओके बेटा। क्या मैं आर जेड को आर डॉट के लिख सकता हूं? बस यही चीज आपको ध्यान देनी है, ये आपको इमेजिन करना है, क्योंकि ये वेक्टर कैसे होता है जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं समझाऊंगा एक चीज थोड़ी बहुत। जैसे मान लो बेटा आपको 2 मीटर आप चले एक्स एक्सिस में, कितने चले? 2 मीटर, मैं समझाऊंगा एक सेकंड। मान लो आपके पास बेटा वेक्टर ऐसे है, एक सेकंड सुनना, एक सेकंड, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, ठीक है। अगर मैंने ऐसे वेक्टर दिए, इसका वेक्टर मतलब है 2 एक्स एक्सिस में, 3 वाई एक्सिस में और 1 जेड एक्सिस में, यही होता है ना, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। एक सेकंड सुनना, ये 2 मान लो ये मीटर है, मतलब आप 2 मीटर चले एक्स में, 3 मीटर चले वाई में, और 1 मीटर चले जेड में। तो देखो आप कैसे चलोगे, 3 2 1, तो मतलब आप बोर्ड के बाहर निकले, ये यहां पे पहुंच जाओगे आप इधर। मेरी बात आपको क्लियर कहां समझ आ गई? क्या ये पॉइंट यहाँ पे जो भी आ रहा है हवा में, यहाँ पे जो पॉइंट है ये दिख रहा है आपको? मतलब दिखेगा क्या, मतलब सोच लो जो मैंने बोला, 3x में 2y में, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, 3x में 2y में, और फिर एक बाहर निकलना है, z एक्सिस तो बाहर है ना, तो यहाँ पे पहुंच गया मैं बेटा, यहाँ बाहर की तरफ जाना है आपको, ये पॉइंट आप पहुंच गए, इसी को बोलते हैं 3D। ओके बेटा वेरी गुड। तो मतलब एक्स वाई जेड फिर बाहर आता है, एक्स वाई में कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो प्लेन में था, बट जेड बाहर, इसलिए मैंने बोला था ये वेक्टर जो है ये प्लेन पे नहीं है बेटा, दिख तो रहा है प्लेन पे, बट प्लेन पे नहीं है, ये ऐसे है, बाहर है, बोर्ड से बाहर है। ओके क्या बात है। तो आर एक्स आया आर डॉट आई कैप, आर वाई आया आर डॉट जे कैप, आर जेड आया आर डॉट के कैप, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये तो सर हमें पता ही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा बेटा इसके बाद क्या करते थे आप जब प्लेन में होता था, सुनो मेरी बात सुनो, जब प्लेन में होता था, जैसे यही मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में से आपको समझा दूंगा, आप इधर 3 चले और इधर 2 चले, इधर इधर सॉरी इधर 2 चले, आप इधर 3 चले, तो आपका ये वेक्टर ऐसे आ जाएगा, अगर प्लेन की बात कर रहा हूं मैं तो प्लेन का रिजल्टेंट तो यही आएगा, 2 और 3 का जो आप हाई निकालते थे, है ना, ऐसा ही था। बट बेटा अब आप एक बाहर गए, तो वो एक बाहर तो मतलब आपका पॉइंट यहाँ पे है, ये, क्या मेरी बात क्लियर है? यहाँ पे आपका पॉइंट है। अब इस पॉइंट, ये देखो ये पॉइंट है ना बेटा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ो, जोड़ रहे हो, और ये परपेंडिकुलरली जुड़ेंगे, देखो देखो देखो, मान लो यहाँ पे पॉइंट है, तो मैंने इनको जोड़ा, देखो ये पॉइंट आ गया मेरा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और इनका बेटा जो इस पॉइंट और इस पॉइंट और ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, इनको मिलाता हुआ रिजल्टेंट ये आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ये वाला, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, किसी को समझ आया कुछ? नहीं? देखो बेटा फिर से मैं समझाऊंगा,
आपने कहा 2 आप आगे गए एक्स में, कोई दिक्कत नहीं सर, चलो 2 मीटर हम इधर चले, ठीक है। और 3 आप वाई में चले, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये वेक्टर में सबसे अच्छा टॉपिक है समझने वाला, ठीक है, इसको आराम से समझो। 2 इधर 3 इधर, फिर बोला मैंने एक जेड में, तो मतलब एक बाहर जब आई तो आपका पॉइंट ये आ गया। मान लो 1 मीटर ये है, अभी वेक्टर जो है ना, मार्कर बेटा वेक्टर है, ठीक है। मेरा हाथ जो है ये लास्ट ये पॉइंट है, हाँ जी चलो ये ठीक है। अब बेटा आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो यहां से यहां तक मिला के आएगा, मतलब ये वाला वेक्टर। इसको दो और 2 स्टूडेंट लगेंगे पकड़ने के लिए, फिर आ जाएगा समझ, ठीक है। वो कहां से ले आऊंगा स्टूडेंट, यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां। अब मैं इसको कैसे निकालता हूं, देखो मैं कैसे निकालता हूं। मैं इसको इसको पहले ये वाला वेक्टर निकालूंगा, क्योंकि ये प्लेन है, इसका और इसका मुझे इजीली आ जाएगा ये वेक्टर जितना भी आएगा, √2² प्लस 3², ठीक है। और फिर जो बेटा ये वेक्टर, अब देखो मेरे पास ये वेक्टर और इनका रिजल्टेंट ये आए, तीसरा वेक्टर ये यहां से यहां तक। तो फिर मुझे ये वेक्टर और ये वेक्टर जो मार्कर है और इनका रिजल्टेंट ये आएगा, यही मुझे टोटल ये रिजल्टेंट होता है। आपके तो तोते उड़ गए बेटा जी। चलो फिर मैं क्वेश्चन से इसको समझा दूंगा बेटा, रिपीट नहीं होगा अब, है ना, बहुत हो गया। अब एक काम करो, नहीं आया समझ तो इसको फिर बेटा क्वेश्चन में समझा दूंगा मैं अच्छी तरह से, ठीक है। अभी आ जाओ अब वापस, RX RI कैप RY RJ कैप RZ RK कैप, नो प्रॉब्लम सर, क्लियर है, हाँ सर। और बेटा यहाँ पे अगर आप R वेक्टर पूरा निकालोगे, वो आएगा RXI कैप प्लस RYJ कैप प्लस RZ K कैप। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। ये आपका, अच्छा वहां पे क्या आता था जब प्लेन में था, प्लेन में आपको मैंने ए लिया था, तो वहां पे क्या आया था, ए वेक्टर AXI कैप प्लस AYJ कैप, बस यहाँ पे और एक एक्सिस बढ़ गई और उसका ऐड कर लिया आपने, RXI कैप RYJ कैप प्लस RZ K का, ठीक है। हाँ सर सही है, ये प्लेन की बात हो रही थी, ये 3D की, ये 3D। और बेटा इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा √ऑफ RX का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर प्लस RZ का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, I J K ये सारे आपस में परपेंडिकुलर है, इसीलिए आपका सीधे आ जाएगा मैग्नीट्यूड √ऑफ R स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर प्लस RZ का स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है, ओके बेटा। तो ये 2 चीज आपको याद रखनी है फिर। और इसमें अगर आपको अभी भी क्लियरिटी नहीं हुई बेटा, ये मैं क्वेश्चन में अच्छी तरह से समझाऊंगा बेटा। ये ऐसा टॉपिक है ये वाला जो जो भी पढ़ा है आपने, ये समझना ऐसा मुश्किल है ऑनलाइन में, क्योंकि इसमें बेटा या तो रूम की एग्जाम्पल इसकी बेस्ट होती है समझाने के लिए, उससे आपको समझ आएगा। एक्स वाई और जेड मैं बोलूंगा यहाँ पे पॉइंट है तो आप इजीली समझते हो, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, या तो 2 स्टूडेंटों को और मुझे हेल्प करना पड़ेगा, तब आप समझोगे अच्छी तरह से। कोई दिक्कत नहीं है अभी बेटा, वैसे ये याद रखना जरूरी है ज्यादा, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा फिर ये कैसे आता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो आर आ गया RXI कैप प्लस RYJ कैप प्लस RZ K कैप। और बेटा ये मैग्नीट्यूड जो आर का है वो है RX स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर प्लस RZ का स्क्वायर। सेम वैसे ही है, वहां पे मैग्नीट्यूड क्या था, √ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, तीनों का स्क्वायर करना, ठीक है। चलो हाँ सर ये तो ठीक आ गया समझ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा चलो मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूंगा सिंपल सा, एक क्वेश्चन बताओ। मान लो आपके पास कोई वेक्टर ए है 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप, क्या इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, हाँ या ना। क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आप, कैसे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बेटा, √ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सिंपल सी बात। जितना भी आ गया 9 16 25 और 25 √50, वेरी गुड, ठीक है। बेटा टीचर नहीं है यहाँ पे, है ना, टीचर को थोड़ी ले आऊंगा मेरे को हेल्प करो, क्या कर रहे हो यार तुम भी, है ना। वो मैं समझाऊंगा बेटा क्वेश्चन में कल, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन इस पे करा दूंगा अच्छी तरह से आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, बढ़िया तरीके से। आपको ऐसा नहीं है कंफ्यूजन होना चाहिए, कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। RXI क्या प्लस RYJ क्या प्लस RJ और ये मैग्नीट्यूड, चलो सर सही है, कोई दिक्कत नहीं, आ गया समझ, ठीक है। आगे बढ़ो सर, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। देखो बेटा RX, अब सुनो, अरे बेटा देखो सेंटर नहीं आना यार, तुम इतना सीरियस ले रहे हो इस चीज को, है ना। इसको तो मैक्सिमम टीचर तो वैसे ही बोल देते हैं, याद ही रखो, क्योंकि उनको पहले ही पता होता है कि बच्चों को कंफ्यूज मत करो। मैंने आपको खुद कंफ्यूज किया, मेरे को भी ऐसे ही बोलना था बेटा, याद रखो।
ठीक है, अब मैंने खुद बोला आपको कि ये इधर है उधर है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ, कई बच्चों को तो समझ आ गया क्योंकि उनको इमेजिनेशन ज्यादा है। ओ क्या बात। ठीक है, ओके। चलो, तो ये बात आगे समझ, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़ो, अब बातें कितनी कर रहे हो तुम लोग, टाइम भी हो गया। अब सुनो, चलो इसको, ये तो मेन यहीं तक था, कल हम इसमें और दो चीज करेंगे उसके बाद। हाँ, डीपीपी के क्वेश्चन बेटा अभी मैं 5 मिनट में कर दूंगा, जो 2 4 आपके डाउट है कल हम इसको बेटा और डिस्कस करेंगे। आपको आज भी मैं डीपीपी नहीं दे रहा हूँ, कल की जो डीपीपी 15 क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट करो। मैक्सिमम बच्चों को बेटा अभी मैं कम काम दे रहा हूँ आपको, है ना, वरना फिर बहुत काम होएगा आपको। मैं चाहता हूँ कि आप अभी कर लो, आराम से ही करो जब तक आप पूरी ट्रैक पे आ जाओगे। बेटा कल मैं आपको करा दूंगा, 3 4 वेक्टर दे दूंगा, कर लो फिर। कंपोनेंट निकाल के फिर कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, इजी है ये चीज। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, मैं आपको 2 3 वेक्टर, जैसे आज मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया ऐसे, कल मैं आपको 2 वेक्टर दे दूंगा और एक दे दूंगा ऐसे, या 4 5 दे दूंगा। फिर मैं बोलूंगा इनको जोड़ो, तो आप क्या करोगे, इसके कंपोनेंट करोगे, इसके भी कंपोनेंट करोगे। अगर और एक वेक्टर दे दूंगा उसके भी कंपोनेंट करूँ, और एक वेक्टर दे दूंगा उसके भी कंपोनेंट करोगे, फिर जोड़ोगे। फिर वो जोड़ना कैसे है, वो बहुत सिंपल सी केस है, वो हम करेंगे। एडिशन कैसे करते हैं जब हम कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर होता है, सीधे आई को आई से जोड़ना होता है, जे को जे से, के को के से, बहुत सिंपल है वो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरी बात सुनो, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर था, इंपॉर्टेंट होता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ बेटा, ये अब हमारे ऑलमोस्ट वेक्टर कंप्लीट होने वाला है। अब ज्यादा बुकलेट के जो क्वेश्चंस है वो कल और परसों जो 2 लेक्चर है ना बेटा, उन 2 लेक्चरों में आपके सारे क्वेश्चंस फिर हो जाएंगे। अभी रुक रहे हैं ना आई कैप जे कैप के कैप वाले क्वेश्चंस, मैं वो दे नहीं रहा हूँ डीपीपी में, वो बेटा सारे फिर उसी में हो जाएंगे। ठीक है, कल और परसों के लेक्चर में 2 लेक्चर पूरे वेक्टर फिनिश कर देगा, पूरे क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस है। ठीक है, सुनो, मैंने टिक किया था कौन कौन सा क्वेश्चन है। कौन कौन सा एक्सरसाइज फर्स्ट है ना। हाँ, पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन वन 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 110 क्वेश्चन देखो। द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज इन रेडियन। सुनो, ए क्रॉस बी, बेटा मान लो ये ए है, कंसेप्ट के साथ बेटा क्वेश्चन करने हैं, ये बी है। अब अगर आप ए क्रॉस बी करोगे, मतलब ऐसे हाथ रख के, ये आपका वेक्टर बाहर की तरफ आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ए क्रॉस बी बाहर की तरफ आएगा कि नहीं? अरे आएगा, मतलब आउटसाइड द बोर्ड, मतलब आउटसाइड द बोर्ड मतलब ये ऐसे आ गए ए क्रॉस बी। ठीक है, यस सर। अब बेटा करो एंड बी क्रॉस ए इज, बी क्रॉस ए कर लो। अब बी क्रॉस ए करोगे तो वो अंदर की तरफ आएगा, बी क्रॉस ए, ये तो ए क्रॉस बी है, और बी क्रॉस ए अगर मैं देखूंगा तो वो अंदर की तरफ है। अच्छा एक बात बताओ, एक वेक्टर बाहर की तरफ, एक वेक्टर अंदर की तरफ, जैसे मेरे पास मान लो 2 वेक्टर है, ये मेरे पास 2 वेक्टर है। ठीक है, 2 वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे आपकी तरफ, एक वेक्टर इधर पीछे की तरफ। देखो इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल कितना है, 180 है ना। अरे है ना, एक वेक्टर इधर, देखो ये एक्चुअल में ऐसे है, एक वेक्टर बाहर एक अंदर ऐसे। ठीक है, तो एंगल कितना बनेगा, मतलब एक वेक्टर अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा, एक वेक्टर ऐसे, इनके बीच में एंगल 180। ठीक है, टेल टेल के बीच में एंगल 180, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इसका थीटा आएगा 180 डिग्री, और आप लिख सकते हो पाई रेडियन। ठीक है, और आप लिख सकते हो पाई रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर। इसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 114, 114 देख लो। 114 में क्या दे रखा है, पी डॉट क्यू इज इक्वल टू 0। देखो बेटा ढंग से कर लिया करो क्वेश्चन, पी डॉट क्यू 0, तो इसका मतलब पी इज परपेंडिकुलर टू क्यू। क्या लिख सकता हूँ, पी डॉट क्यू इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब पी इज परपेंडिकुलर टू क्यू। यस सर, एंड पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू 0, और मुझे ये भी दे रखा है पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब पी इज पैरेलल टू क्यू। अरे बेटा जब पैरेलल होगा तभी तो 0 एंगल होता है, तो पी इज पैरेलल टू क्यू। अब ये तो गलत हो गया, यहाँ पे तो पी परपेंडिकुलर क्यू के, यहाँ पी पर, ये तो गलत स्टेटमेंट ही है। ठीक है सर, अगर द नहीं आया समझ, बेटा ए क्रॉस बी कर लिया तो वेक्टर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ आया, बाहर की तरफ मतलब बाहर, आउटसाइड द बोर्ड। ए क्रॉस बी जो आपका वेक्टर सी आएगा ना, जब आप ए क्रॉस बी करोगे आपको पास आता है वेक्टर सी,
तो वो वेक्टर सी की डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से निकालते हो, तो तुम्हारी तरफ आएगा बाहर की तरफ। और जब आप बी क्रॉस ए करोगे तो बी पे अपने पाम रखोगे, फिर कर्ल करो तो वो अंदर की तरफ आए, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, तो उनके बीच एंगल तो 180 डिग्री तो है बेटा। चलो, तो यहाँ पे P डॉट Q इज इक्वल टू 0 अगर है तो P इज परपेंडिकुलर टू Q, अगर P क्रॉस Q 0 है तो P इज पैरेलल टू Q। तो अब ये तो स्टेटमेंट ही गलत हुआ ना, क्योंकि ये बोल रहा है P परपेंडिकुलर Q है, P ये पॉसिबल थोड़ी है, या तो परपेंडिकुलर होगा या तो पैरेलल होगा, दोनों तो हो ही नहीं सकता। सो स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है बेटा, यहाँ पे बोल रहा है P Q, ये P है ये Q है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लिखा है P और Q पैरेलल है। ठीक है, ये P है ये Q है, ये पैरेलल है। अब ये है या ये है, गलत है ना दोनों, या तो ये है या तो ये है। ठीक है, ओके बेटा। इसके बाद एक सेकंड रुक जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 115 देखो अब। 115 क्या है? द वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस ए इज, ए क्रॉस बी प्लस ए इज। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, अगर ये ए है ये बी है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहीं पे आएगा ना, ए प्लस बी या बी प्लस ए, ये वाला। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे इनका रिजल्टेंट कहीं आएगा ना यहीं पे, और ये रिजल्टेंट जो ए और बी का होगा ये इसी प्लेन में होगा, ये इन द सेम प्लेन होगा, ये प्लेन बाहर अंदर नहीं होगा, इन द सेम प्लेन होगा। ठीक है, हाँ सर। तो इसका मतलब है जो बी प्लस सी से, मान लो इसको मैंने वेक्टर सी नाम दे दिया, अब कर लो ए क्रॉस सी, क्योंकि बी प्लस ए मैंने सी मान लिया। ठीक है, ए क्रॉस सी अगर कर लोगे, मान लो वहां से कोई वेक्टर डी आया, और ये आपको पता है ये वेक्टर डी जो होता है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड सी, क्योंकि जो जब आप बेटा करते हो ना ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मान लो सी, जो ये वेक्टर सी होता है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू बी, ये दोनों को परपेंडिकुलर होता है। जो एन कैप होता था ना, एन कैप वही तो इसको डायरेक्शन देता है सी को, वो एन कैप बोला था ना आपने, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। डी कहां से आया? डी मैंने बेटा अज्यूम मान लिया, मैंने मान लिया कि डी मान लिया, आप ई मान लो एफ मान लो, जो आपकी मर्जी है, मैंने कर लिया ए क्रॉस सी, वहां से कोई वेक्टर आ जाएगा, उसको मैंने डी नाम दिया। अब जो डी है वो परपेंडिकुलर सी को भी होगा और परपेंडिकुलर ए को भी होगा। बट अगर देखो जैसे मैंने ये जो डी आएगा ना बेटा वेक्टर, वो ऐसे आएगा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, मतलब प्लेन ऑफ द बोर्ड के या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। अगर बाहर की तरफ आ गया, देखो अभी जो ये वेक्टर है, ये आपका मार्कर जो है, ये सबको परपेंडिकुलर है, ए और सी और बी को, तीनों को। आप ही बोलो। अरे ये मार्कर जो है ये बोर्ड के बाहर है, ये ऐसा है। अब ये परपेंडिकुलर है ए को भी और बी को भी और ए प्लस बी को भी। हाँ, परपेंडिकुलर टू प्लेन, बेटा प्लेन में कितने भी वेक्टर बना लो, देखो सारे वेक्टर बना लो, ये सबको परपेंडिकुलर होता है जो प्लेन ऑफ द बोर्ड से बाहर होगा। ठीक है बेटा, तो ये सबको परपेंडिकुलर होता है। अब ये सारे प्लेन में है, आपका ये जब ए क्रॉस सी किया वो प्लेन से बाहर आया, तो इसका मतलब वो सबको परपेंडिकुलर होगा, ए को भी होगा, बी को भी होगा और ए प्लस बी को भी होगा, चाहे और भी वेक्टर हो उनको भी होगा, क्योंकि ये प्लेन ऑफ द बोर्ड से बाहर जब होता है ये सबके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, चलो वो कि बेटा आपके 15 मिनट ब्रेक होना चाहिए। ठीक है ठीक है, तो कल मैं 5 मिनट पहले ही क्लास छोड़ूंगा और आपको डाउट बता दूंगा। ठीक है, चलो चलो चलो, आपको थोड़ा रिलैक्स करना है, आंखों पे आपको असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, कल मैं 5 मिनट नहीं लूंगा बेटा, 5 मिनट पहले ही छोड़ूंगा और आपको क्वेश्चन करा दूंगा जो भी होगा। ठीक है, या तो मैं वॉइस मैसेज भेजता ही हूँ, वॉइस मैसेज या कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। और वैसे अल्टीमेटली लास्ट में हमें बुकलेट डिस्कस करना है, उस दिन मैं सारे डिस्कस करूंगा। अभी जो जो क्वेश्चन नहीं होगा बेटा उसको आप गोल करके वहीं पे रखो, बट ट्राई करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके बाद रखो, नहीं हुआ सर रहने दो, तो बाद में हो जाएगा। ठीक है, ओके।